हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब के साथ बात कर रहे हैं। सईद नकवी साहब से आज एक बहुत ही अहम बात समझनी है जो इस वक्त खबरें हैं। वो ये कि हिरोशिमा में G7 मुल्कों की समिट हुई है। उसके साथ ही चीन में बीजिंग में सेंट्रल एशियन मुल्कों की मीटिंग हुई है, जिसमें रूस नहीं था सिर्फ, और बाकी मुल्क थे। उसके अलावा अरब लीग की जद्दा में मीटिंग हुई है, जिसमें बशार अल असद पहुंचे हैं। तकरीबन 10-11 साल के बाद में दोबारा मेंबरशिप उनकी बहाल हुई है सीरिया की, और जेलेंस्की भी वहां पहुंचे हैं। ऐसा कुछ क्या कुछ है इस सब के मानी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और बातें करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए सब कि ये इन तीनों समिट्स के क्या मानी है। आप अब से पहले बदलती हुई दुनिया का के बारे में बार बार कहते रहे हैं, खास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद में जो हालात बदले हैं उसमें वेस्ट से ताकत ईस्ट की तरफ खिसक रही है, ये आप भी कह रहे हैं और भी कई लोगों ने कहा। आप इन तीन समिट्स के एक साथ होने को किस तरह से देख रहे हैं? अलग अलग हल्के में लोग बातें कर रहे हैं। शेर है, रात ख्वाब में देखा, हल्का हल्का हर जानिब, मजमए गुनहगारां और अहरमन तन्हा। हम्म। तो अब इसमें ये है कि ये तीन गुट जो मिल रहे हैं, ये कोई एक दूसरे के की रकाबत नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने एरियाज को कंसोलिडेट किया जा रहा है। मसलन एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताएं, जो हिरोशिमा में समिट हो रही है हम्म। उसमें जो बाइडन साहब मौजूद हैं। हम्म। हालांकि उनके यहाँ ये कहा गया है कि वो और वक्त नहीं दे सकते किसी और काम के लिए, क्योंकि वहां डेट इतना ज्यादा उनके सर के ऊपर है कि उसके लिए उन्हें वापस जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि G7 जो है वो अहम चीज है, और ये क्वाड वार्ड कोई अहम बात है नहीं। हम्म। क्योंकि G7 में जितने लोग मिल रहे हैं वही हजरात क्वाड में भी मिलते। अरे भाई, आपको जापान में आप सबसे मिल लेते, वो सिडनी ना जाते, यही आज मिल लेते। लेकिन एक मैंने पिछले भी प्रोग्राम में इशारा किया था कि एक इनका फॉरेन पॉलिसी का, कार्नेगी इंस्टीट्यूट का बहुत ही आलिम आदमी है जिसका नाम है एशली टेलिस। हम्म। वो हिंदुस्तान में एम्बेसडर ब्लैकविल के साथ आया था। एम्बेसडर ब्लैकविल जॉर्ज बुश के सफीर थे यहाँ हिंदुस्तान में। वो अपने साथ इसको इसलिए लाए थे कि ये बहुत आलिम आदमी था, न्यूक्लियर इश्यूज पे जानता था। इसकी पीएचडी जो इसने शिकागो यूनिवर्सिटी से की थी, उसकी बड़ी तारीफें थी। तो ये एक स्कॉलर इंटेलेक्चुअल, उससे पहले भी तो जो विजनर एक प्रोफेसर एमरी को लेके आए थे, ये एक था कि भाई यहाँ के लोगों, यहाँ हम जा रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स का मुल्क है, यहाँ पे कोई थिंक टैंक हमारे साथ होना चाहिए। तो ये आए और इन्होंने जयशंकर के साथ मिलके न्यूक्लियर डील साइन करने में बहुत मदद की। अभी हाल में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक बल्कि मजमून लिखा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में। मैंने इसका तस्करा पहले भी किया था, अब फिर कर रहा हूं। उसकी वजह, उसमें इन्होंने कहा कि इंडिया इज अ बैड बेट फॉर अमेरिका इन इट्स इंडो पैसिफिक पॉलिसी। यानी अमेरिका ने इंडिया पे शर्त लगा के
बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इंडिया अमेरिका से सब चीजें ले लेना चाहता है, लेकिन वो कभी भी, अगर अमेरिका का झगड़ा चीन से हो गया तो वो कभी अमेरिका की मदद को नहीं आने के लिए कमिट नहीं कर रहा है अपने आप। अच्छा, यहां लोग कहते हैं कि साहब अगर चीन से झगड़ा हिंदुस्तान का हो गया तो अमेरिका कभी नहीं आएगा इनकी मदद करने। तो ये रिश्ता है क्या, और क्या इस रिश्ते में खामी है जिसकी वजह से, अगर ये भाई इसको तो एक गोया स्तंभ स्तंभ कहते हैं कि एक पोल कहा जा रहा था अमेरिकन पॉलिसी इन द पैसिफिक, यानी अमेरिकन पॉलिसी vis-a-vis चाइना, ये कहा जा रहा था क्वाड के बारे में। अब ऐसा लग रहा है कि G7 में तो जा रहे हैं ये साहब, प्रेसिडेंट साहब, लेकिन क्वाड में नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वाड खत्म होने वाला है, क्वाड की कोई जो उसकी एक बनाई गई थी छवि वो अब नहीं है, क्या ऐसा लग रहा है? भाई हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका एक बहुत बड़ा आदमी ये कह रहा है और प्रेसिडेंट जान ही रहे हैं। तो क्या ये इंडिया की चाइना पॉलिसी पे ये रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, कि अब गोया इतनी ज्यादा रिलायंस अमेरिका के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका इंडिया को प्ले करना चाहे vis-a-vis चाइना अपने इंसर्कलमेंट की पॉलिसी में, तो वो अब इंडिया उसके लिए राजी नहीं। ये क्यों है? इसलिए है, सीधी बात, ये डील साइन हुई थी 2005 में, जो इंडिया ये न्यूक्लियर डील इंडो यूएस, वो एक हाई वाटर मार्क कहा जाता है इन रिश्तों का। ये उस वक्त साइन की गई थी जबकि अमेरिका सोल सुपर पावर था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो कि अमेरिका के दायरों के बाहर कोशिश करे जिंदा रहने की। उस वक्त ये साइन हुआ था। अब अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है, लिहाजा एक ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान खिंच रहा है इस डील से। उसकी दो तीन वजह और भी है। एक तो ये आपने सामने देख ही लिया कि अमेरिका जितना कहता रहा, हिंदुस्तान ने रूस के एडवेंचर को, इन्वेजन को क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक। तो ये गोया इंडिपेंडेंस, तो हिंदुस्तान वाकई में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। अब उसमें लोग कहने लगते हैं कि लेकिन साहब डिफेंस की तो बहुत डील्स हैं इनकी, इन्होंने देखिए वो डील साइन की और फलाना डील साइन की, और फिर ये लोग मालाबार एक्सरसाइजेस में उनके साथ हैं। एक्सरसाइजेस में साथ होना अलग बात है, लेकिन उन एक्सरसाइजेस को अमेरिका के सुपुर्द कर देना ये दूसरी बात है। तो अभी तक भाई मैं तो इस बात से एज एन इंडियन खुश हूं कि एक ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी वालों ने ले रखी। यानी ऐसा नहीं है कि एक भगदड़ मच जाए अगर अमेरिका का चीन से कोई झड़प हो जाए, तो ऐसा नहीं। हिंदुस्तान ने कह दिया है कि हम इसमें आपके साथ नहीं है। हम आपके, पहले भी हमने ये वजाहत की थी कि वो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं एलाइज में और दोस्तों में। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, हम आपके एलाई नहीं। यानी इससे इससे आपकी बात से एक नतीजा जो अब तक निकल के आ रहा है वो ये कि बाइडन ने जो ऑस्ट्रेलिया में
क्वाड की समिट होने वाली थी, भारत की इस तरह के जो जो मैन्यूवरिंग जिसे कहा जा सकता है, वो जो दिखाई है अपनी फॉरेन पॉलिसी को आजाद रखने की, उसकी वजह से शायद वो कुछ बददिल हो गए, इसलिए नहीं ऑस्ट्रेलिया गए। क्या और क्या सवाल ये है कि एक इवेंट को ना लेना चाहिए। क्या अमेरिका अब रिव्यू कर रहा है पूरे रिश्ते को? ये ट्रायंगुलर रिश्ता जो है, हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका, दोनों से हिंदुस्तान को और अमेरिका को चीन से खलिश है, लेकिन क्या एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं ये? इसमें हिंदुस्तान गुरेज कर रहा है कमिटमेंट से। अच्छा, ऐसा एक, नहीं। एक ये देखिए, भारत की तरफ से आपने जो बात बताई वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं समझता हूं अब तक लोगों को समझ में आ गई होगी। एक ताजा खबर आई है, अरब अरबी जबान की एक वेबसाइट है खबरों की, उसने एक खबर ये दी है अपने सोर्सेस के जरिए कि सऊदी अरब से अमेरिका जो कह रहा था कि वो ईरान से बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा गौर करे, उस पर सऊदी अरब ने साफ कह दिया है, जो जो भी आए हैं पिछले दिनों रियाद में, एनएसए भी आए, फॉरेन मिनिस्टर भी, तो ये जो आ रहे हैं डेलीगेशन अमेरिका के सऊदी अरब, तो सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि हमने अपना फैसला कर लिया है, हम उस पर दोबारा गौर करने के लिए तैयार नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट उनका साथी था। यहां भारत को वो समझ रहे थे, शायद तैयार कर रहे थे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो एक तरह से पैर उखड़ने वाली बात हो गई क्या? क्या आप कैसे देख? मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो अमेरिका का दबदबा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में था, वो अब नहीं है। और दूसरे, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में और दूसरी टीमें आगे बढ़ी हैं। मसलन कि अरे भाई, आपने तो खुद ही कहा कि चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान का समझौता करवा दिया, और मुल्क और ममालिक बीच में थे, ओमान था, इराक था, लेकिन जो ओवरऑल जो बड़ी पावर थी वो चीन थी। अब चीन फिर इस वक्त, अभी आपने बताया, ये बीजिंग में एक मीटिंग हुई जिसमें कि सेंट्रल एशिया के तमाम, यानी जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ये सब के सब, जी जितने जी भी आप ले सकते हैं, जी। ये सब वहां थे। और उनसे ये बात ये की गई कि देखिए, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक तो उनका चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें जितने भी ये एरिया वो उसमें आते हैं, तो वो है। और फिर डेवलपमेंट की बात कीजिए। और चीन का जादू ये है कि वो महीनों में रेलवे लाइन लेकर देता है, वो महीनों में सड़कें तैयार कर देता है। तो ये लिंकेजेस जो पैदा हो रहे हैं, एक तरफ आप बेसेस बना रहे हैं अमेरिकन, वो बेस जो कि लड़ाई के लिए इस्तेमाल होगी, यहाँ बिल्कुल उसके मुख्तलिफ एक इमेज है। वो ये कि हम आइए, हम कोऑपरेट करें, हमारे पास पैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम सड़कें बनाते हैं, आइए हाथ मिलाइए। उसमें कोई ये नहीं है कि आप हमसे मिलके फलां के ऊपर हमला कीजिए, ये नहीं है। आइए और इक्तिसादी हालात अपने लोगों के ऐसे बढ़ें कि वो आपकी भी तारीफ करें और हमारी भी तारीफ हो जाए साथ साथ। ये अच्छा अच्छा अच्छा, तो चीन का आप जिक्र कर रहे हैं। अभी एक 2 दिन पहले कीव में जो मुलाकात हुई है चीन के खास नुमाइंदे की यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो वहां से एक बयान ही आया है, एक खबर ही आई है कि यूक्रेन ने चीन के नुमाइंदे से कहा है कि हम रूस के हक में कोई टेरिटोरियल नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही कोई, अगर कोई पीस प्लान है तो जो मौजूदा जंग की हालत है उसी हालत में भी रोकना नहीं चाहते, और जो टेरिटोरियल लॉस हमें है वो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।
तो ये एक ताजा जो सूरत हाल है वो चीन अब इस हद तक वहां पहुंचा है, और जो नुमाइंदे हैं वो रूस में चीन के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, ली हुई। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उसमें यही है कि इस किस्म के समझौते जो होते हैं वो कभी क्लियर कट नहीं होते। ये कि भाई अब हथियार सब अपने रख दो और तुम लोगों की दोस्ती हो गई। अब उसमें ये है कमेटीज बनेंगी, कमीशंस बनेंगे, बाउंड्रीज देखी जाएंगी। 4 इलाके हैं ये इसके यूक्रेन के जिनमें की रशियन क्लेम्स हैं, रशियन अपना एरिया उन्हें समझते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हम आपका एरिया नहीं मानते। अब एक कमीशन बन जाएगा, कुछ लोगों की कमेटीज बन जाएंगी कि इसके ऊपर बहस की जाए, नक्शे निकाले जाएंगे। हिंदुस्तान और चीन के बाउंड्री के ऊपर कितने नक्शे निकाले जा चुके हैं, तो कई साल, यानी 1900 हमारी आजादी से लेके अभी तक कितना वक्त गुजर गया है। तो इस तरह से गोया जितने भी झगड़े हैं और जितनी जंगें हैं और जितने फितने हैं वो इन कॉन्वर्सेशन से ठंडे हो जाते हैं। यानी और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं, लोग भी मिलने लगते हैं, इधर से उधर आने जाने लगते हैं, यातायात शुरू हो जाता है। जब ये सब होता है तो सिचुएशंस बदलती रहती। अभी तो यह है कि असलहे बंद करो। अभी अमेरिका ये चाह रहा है कि लड़े जा बेटा, चढ़ जा सूली पे, तब तक तू लड़ेगा हम मदद करेंगे तेरी। ये क्या बात हुई साहब? अब अच्छा उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो चढ़ जा सूली पर वाला मामला है, जिसे सूली पर चढ़ाया था लेविंस्की को, वो अरब लीग सऊदी अरब की राजधानी उनके उसमें पहुंच रहे हैं, जद्दा में। जब हमारी आपकी बात हो रही है वो आज ही पहुंच रहे हैं, और सऊदी अरब ने अमेरिका से दूरी के इशारे दिखा दिए, चीन से नजदीकी बढ़ गई। तो अब वो लेविंस्की भी क्या उस खेमे से मदद चाहता है जंग रुकवाने के लिए, जो अब निस्बतन अमेरिका से दूर होता जा रहा है? मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया का रोल जंग खत्म करवाने में इतना ना होगा जितना जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में जो उसके पास बेपनाह दौलत, उसकी जरूरत महसूस होगी यूक्रेन को और जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं। इसलिए इनका यहाँ आना पॉलिटिकली अहम चीज है। जो बशार अल असद वहां जा रहे हैं, जी तो जी वो इसके मेंबर हो रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं अरब लीग के। जी ये पॉलिटिकली बहुत बड़ी चीज है। जेलेंस्की का वहां आना एक एक इशू है, एक ऐसी चीज है जिसको समझे। मेरे ख्याल में कि जीसीसी ममालिक के पास इतनी दौलत है कि अब ये आगे की इन्वेस्टमेंट्स और रिकंस्ट्रक्शन की सोच रहे हैं। मैं अगर ऐसा सोच रहे हैं तब फिर अमन और शांति भी आसपास कहीं मंडला रही होगी। अच्छा, अरब लीग का जिस दिन ये हुआ है, यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस समिट जो हुई है, उसके साथ साथ एक बयान सऊदी अरब से आया है। वो है वेस्ट बैंक में मस्जिद अल अक्सा को स्टॉर्म करने के खिलाफ, जो जायनिस्ट यहूदियों ने यरूशलेम फ्लैग मार्च, जो वो बहुत ही प्रोवोकेटिव होती है, जिसको टलाने के लिए भी बहुत से मुल्कों ने अपील की थी, लेकिन नेतन्याहू उसी पर डटे रहे। और न सिर्फ वो फ्लैग मार्च हुई, बल्कि उससे कुछ घंटे पहले कई मिनिस्टर, कई नेसेट के मेंबर्स वहां गए। उसके खिलाफ सऊदी अरब ने, बहरीन ने और कई मुल्कों ने सख्त बयान दिया। उसे डिप्लोमेसी में जो कंडम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ सऊदी अरब में उस तरह से तब्दीली कहीं देखिए, जाहिर हो रही है? सऊदी अरब और
इजराइल दोनों के पास एक दूसरे की दुखती रगों पे उंगली रखने की कैपेसिटी है। ये दोनों के पास है, दोनों इतने करीब रहे। तो इसमें अगर ये सऊदी अरेबिया ये बात कह रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि देखिए, और दूसरे उनके यहाँ ईमान की बात है ना, वहां भी भाई आफ्टर ऑल मुसलमान मुल्क है, तो वहां पे आप इस तरह के, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नॉर्दर्न इसमें आयरलैंड में क्या है, 17वीं सदी में एक जंग हुई, 17वीं सदी में, उसको कहते हैं बैटल ऑफ द बॉयन। बॉयन एक नदी है, उसके ऊपर विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि इसका फ्रांस का एक हिस्सा था, वहां के वो प्रिंस वो आए और उन्होंने किंग जेम्स द सेकंड को हराया। इसके हराने से क्या हुआ? इस हराने से हुआ ये कि जो थ्रोन ऑफ इंग्लैंड है इस वक्त, थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वो प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि किंग जेम्स द सेकंड अगर जीत जाते तो थ्रोन ऑफ इंग्लैंड कैथोलिक होती। बहुत अहम बात है ये। उस जीत के बाद से इन लोगों ने एक चीज निकाली, उसका कहते थे ऑरेंज ऑर्डर, क्योंकि विलियम ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज ऑर्डर और ऑरेंज मार्चेस, यानी लड़के नौजवान लोग वो तमाम सैशेस पहन के, नए लिबास और कुछ असलहे भी लेके और ड्रम्स, जो कि बाकायदा प्रोसेशन के, वो प्रोसेशन निकालते थे सेलिब्रेट करते हुए बैटल ऑफ बॉयन की विक्ट्री प्रोटेस्टेंट्स के हाथ। तो यानी वो इंसल्ट करते थे कैथोलिक्स को, और उसकी वजह से वहां बहुत खून खराबा हुआ। तकरीबन वही ये कोशिश है, ये वही कोशिश है कि इनको प्रोवोक करो, और इस प्रोवोकेशन में कुछ झगड़े हों, हमारे पास हथियार ज्यादा हैं, कुछ गोली चले, कुछ और हम दबा सकें लोगों को। हिस्सा ये है कि ये डेस्परेट, ये डेस्परेशन है, इसलिए कि अब दुनिया जो बदल रही, अब इस वक्त नेतन्याहू साहब का सपोर्टर दुनिया में कौन? खुद खुद अमेरिका भी बहुत सी चीजों में वो क्रिटिसाइज कर रहा है ना? तो अब ये जो अकेले हैं उसमें ये ढोंग रचाए जा रहे हैं कि भाई हमको देखो, हम ही एक हैं। धीरे धीरे ये सब आपको उस सुबह की तरफ नजर रखिए जो कि सुबह आने वाली है, जिसमें ये सब न होगा। ये कब तक ये जुल्म ढाएंगे फलस्तीनियों पे, कितना जुल्म उन्होंने सहा है, उसमें किस हद तक जाएंगे ये लोग आखिर। तो अब अच्छा, पहले तो ये था कि पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका इनके साथ था, सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज भी इनके साथ हो गई, अब वो सब अलग हटते हैं। तो ये खुद 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 नेतन्याहू को अभी तक जो बाइडेन ने इनवाइट नहीं किया। सबसे बड़ी खलिश उन्हें यह है कि वो अपने मिनिस्टरों को भी नहीं जाने दे रहे हैं अब अमेरिका, उन पे पाबंदी लगा दी है। अपने जो मिनिस्टर जाना चाहते हैं उन्हें भी कहा कि नहीं, जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी आप नहीं जाएंगे। इसके अलावा खुद कैबिनेट में से भी आवाजें आने लगी हैं कि लोग अलग होना चाहते हैं अब इस सरकार से। तो ये हालत तो बहरहाल उस तरह की है कि ये सरकार भी शायद स्टेबल ना रह सके। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, सरकार नहीं स्टेबल रहेगी। किस तरह से इसको स्टेबलाइज करने का तरीका यही है कि कितने एक्सटर्नलाइज करते रहो, मार्चेस करो अल-अक्सा मस्जिद के सामने, प्रोवोक करो लोगों को। इस काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये लोगों को वक्त ही ना मिले कि जब इनके कंधे पे हाथ रखे कहे भाई नेतन्याहू साहब खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, उसका वक्त ही ना मिले। ये है, तो असल में घबराए हुए हैं वो। देखिए, उनके ऊपर मुकदमे हैं, यानी अगर उनकी सरकार न आए और कोई दूसरी सरकार आ जाए तो इनके खिलाफ मुकदमे।
ये जेल जा सकते हैं, इस हम्म। हद तक हालात वहां के नाजुक है। तो वो है, लेकिन अब ये लास्ट मिनट के झगड़े हैं, इनको बर्दाश्त कर लीजिए काज़मी साहब। जी जी। अच्छा, एक आखिर में मैं जिक्र कर दूं आपको, मैंने सऊदी अरब का और ईरान का तो बताया था। ईरान के प्रेसिडेंट ने कल मुलाकात की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। जी ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर मुलाकात हुई है और जी एक वो फ्री ट्रेड जोन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। उस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमने कभी सऊदी अरब को अपना दुश्मन तस्वुर नहीं किया और हमारा कॉमन दुश्मन इजराइल है। तो ये कॉमन दुश्मन इजराइल है, सऊदी अरब के रेफरेंस से कहना, क्या वहां तक, क्या लगता है आपको, सऊदी अरब के साथ उस हद तक की देखिए, अंडरस्टैंडिंग बन गई है? एक वक्त आलम ये था, इतना असर था सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान में कि वहां जो ये कोर कमांडर्स हैं, उनका नॉमिनेशन, उनका सिलेक्शन और इलेक्शन उनके पूछे बगैर नहीं होता था। अक्सर ये हो जाता था कि इसको मत लीजिए, ये सुन्नी है, ये शिया है, इसकी जगह सुन्नी को लाइए। हाँ। ये ये शिया और सुन्नी जीसीसी ममालिक ने बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल किए। मसलन बहरीन, अब बहरीन में अगर आप जाइए तो खुद आपकी एम्बेसी के बाहर जो वॉचमैन है लंबा चौड़ा, वो पाकिस्तानी, यानी इंडियन एम्बेसी का वॉचमैन पाकिस्तानी है। अच्छा, वहां तमाम पुलिस में पाकिस्तानी है। ये शायद ये लोग ढूंढ ढूंढ के उन इलाकों से पाकिस्तानियों को लाते हैं जहां की कोई फितना शियों के साथ हो, क्योंकि बहरीन में 70 to 80% पॉपुलेशन शिया है, हुकूमत महज सुन्नी है। तो लिहाजा उनको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस और मिलिट्री और पैरा मिलिट्री चाहिए, उसमें वो जाते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग, यानी कोई शिया नहीं ले सकते वो सिर्फ ऐसे लोग जो कि सुन्नी हों और उन इलाकों से हों जहां उनका शियों से फितना रहा हो, फिर वो हमारे काम के हैं। तो एक अजीब और गरीब फजा है। धीरे 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 ये की एलिमेंट जो हुई है ना, कि ईरान और रियाद का समझौता, इसके असरात तमाम होंगे। आप देखिएगा कि अब कुछ, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ जल्दी बहरीन में भी होना चाहिए। तब्दीलियां बहरहाल हो सकती हैं, उस तरह के कोई फॉर्मूले की बातें हो रही हैं। और एक जमाने में जब जब वो शिद्दत वाला जमाना था, उसमें बाकायदा रिपोर्टें ऐसी आती थी कि पाकिस्तान से, सीरिया से, यमन से, इन मुल्कों से सुन्नियों को ला करके वहां बसाया जाता था डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए। तो ये बहरहाल हुकूमतें करती हैं, जो भी मेजॉरिटी में यानी अगर माइनॉरिटी की सरकार होती है तो वो अपने आप को किसी तरह से भी मेजॉरिटी में लाना चाहती है। मुझे याद है जब सन 2000 में पहली बार मैं इराक में गया, जब तक सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, तो सद्दाम हुसैन के सरकार के लोगों ने हमें बताया कि इराक में 49% शिया, 51% सुन्नी, यानी ये बताने की कोशिश कि सुन्नी ज्यादा हैं। लेकिन जंग के बाद जो सूरत हाल आई, वो 70 से 75% बताए जाते हैं वहां शिया हैं। तो ये हुकूमतें हमेशा इस तरह से करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, ये 3 अहम जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हैं उसके बारे में हमारी आपकी बात हुई और बहुत ही अहम तब्दीलियों की तरफ आपने इशारा दिया। और हमें ये बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि अमन की तरफ दुनिया बढ़े, जंगों से बचते बचाते जिंदगी गुजरे तो सभी के हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।